Hello friends, welcome back to my channel प्रवीण बागड़े पीके एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। आज मैं आपको 8 अगस्त 2021 को हुए सीपीसीटी पेपर का सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं और फर्स्ट पार्ट मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों आने वाली जितनी भी सीपीसीटी एग्जाम्स है सारे पेपर का सॉल्यूशन मैं जो है फुल डिटेल वाइज आपको देने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दें। और इसके पहले जितने भी सीपीसीटी के पेपर हो चुके हैं सारे पेपरों का सॉल्यूशन मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारियों के लिए या किसी विशेष पेपर के सॉल्यूशन के लिए कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से 52 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक मैंने इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है हफमैन कोडिंग यूटिलाइज ए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हफमैन कोडिंग किसका उपयोग करता है। हफमैन कोडिंग किसका उपयोग करता है। आपका क्वेश्चन है कि हफमैन कोडिंग यूटिलाइज ए मतलब कि हफमैन कोडिंग निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है तो ऑप्शंस को देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस है फिक्स्ड लेंथ कोड, नॉन फिक्स्ड लेंथ कोड, वेरिएबल लेंथ कोड और बाइट लेंथ कोड। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हफमैन कोडिंग एक प्रकार की इंक्रिप्शन टेक्निक होती है जिसमें हम अपने डेटा को छुपा कर रखते हैं, यानी कि डेटा या पासवर्ड को कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति पता ना कर सके। इसके लिए जो है इंक्रिप्शन टेक्निक होती है एक प्रकार की हफमैन कोडिंग, जिसमें हम अपनी सूचनाओं को क्या करते हैं दूसरे रूप में कोडेड रूप में परिवर्तित करके रखते हैं। तो हफमैन कोडिंग जो होती है वो किसका उपयोग करता है, वो फिक्स्ड लेंथ कोड का उपयोग नहीं करता है, नॉन फिक्स्ड लेंथ कोड का भी उपयोग नहीं करता है, वो वेरिएबल लेंथ कोड का उपयोग करता है। इसके अलावा बाइट लेंथ कोड का भी यूज नहीं करता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि हफमैन कोडिंग जो होती है ये वेरिएबल लेंथ कोड का प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंटर इशू इरर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिंटर समस्या या त्रुटि नहीं है। तो प्रिंटर जो होती है दोस्तों एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट के द्वारा जुड़ा होता है। सबसे अच्छा प्रिंटर आपका होता है लेजर प्रिंटर। सबसे अच्छी और उच्च गति से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर जो होता है लेजर प्रिंटर होता है। और सबसे धीमी गति से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर जो होता है वो डेजीविल प्रिंटर होता है। प्रिंटर का आविष्कार जो है वो रे कुर्जवील ने किया था। इसके अलावा दोस्तों प्रिंटर की समस्या नहीं है। तो पेपर का जाम होना, पेपर जो है फंस जाता है कई बार प्रिंटर में, ये प्रिंटर की समस्या है दोस्तों। टोनर या कार्टिज का खाली हो जाना, कई बार क्या होता है प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो कलर क्या होता है फीका आने लगता है, यानी कि कार्टेज जो होता है जिसके अंदर टोनर नामक स्याही भरी होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये भी एक प्रिंटर की समस्या है। और केबल्स का सही तरह से संयोजित नहीं होना, कई बार केबल जो है प्रिंटर की ढीली हो जाती है तो प्रिंट आउट नहीं निकल पाता है। तो यह भी एक प्रिंटर की कॉमन समस्या होती है। लेकिन उसके पास आपके पास प्रिंटर को उपयोग करने का एक्सेस नहीं है। तो दोस्तों ये कोई प्रिंटर की समस्या नहीं है, ये फॉल्स है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास प्रिंटर को उपयोग करने का एक्सेस नहीं है, यह प्रिंटर की समस्या नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है। आप लोगों ने अगर प्रिंटर चलाया है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है दोस्तों कि एक परिपथ में, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि एक परिपथ में इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो फेज शिफ्ट उपलब्ध करवाने, परिपथ को संगत बनाने, स्ट्रेंथ उपलब्ध करवाने और फ्रीक्वेंसी वृद्धि प्रदान करने। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एम्पलीफायर का मतलब ही होता है प्रवर्धक। क्या होता है एम्पलीफायर का मतलब होता है प्रवर्धक। एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है बिजली या सिग्नल के प्रभाव को या उसकी शक्ति को बढ़ा देती है, क्या कहलाती है, एम्पलीफायर कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, लाउड स्पीकर में एक एम्पलीफायर होता है, माइक में एम्पलीफायर होता है जो क्या करता है आवाज़ को, वॉइस को कई गुना बढ़ा देता है, उसकी शक्ति को, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, कई दूर तक आवाज़ जाती है लाउड स्पीकर की।
ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पे वो फेज शिफ्ट उपलब्ध करवाने वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, परिपथ को संगत बनाने वाला और फ्रीक्वेंसी वृद्धि, इसमें आएगा स्ट्रेंथ उपलब्ध कराने वाला। तो एम्पलीफायर का काम होता है स्ट्रेंथ को उपलब्ध करवाना, तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर को IS और CD कमांड निष्पादित एग्जीक्यूट करने के लिए खालिस्तान डायरेक्टरी का एग्जीक्यूट अधिगम एक्सेस होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों कि क्या है, मुझे हिंदी जितनी अच्छे से समझ नहीं आती है उससे अच्छे से इंग्लिश समझ आती है, पर मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो CPCT की तैयारी कर रहे हैं वो लोगों को हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश बहुत कम को आती है, इसलिए मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए मैं अब इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी में मेरे भेजे में नहीं घुस रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन यूनिक्स ए यूजर मस्ट हैव एग्जीक्यूट एक्सेस टू द डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द IS और CD कमांड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिन। आगे समझ में मेरे को क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों आपको कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इज और CD कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस डायरेक्टरी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बिन डायरेक्टरी को एक्सेस करना पड़ेगा। जब आप कंप्यूटर में C ड्राइव को खोलते हैं, हार्ड डिस्क में जाते हैं, वहाँ पे हार्ड डिस्क के पार्ट बने होते हैं, पार्टीशन बने होते हैं, C डिस्क ड्राइव, D डिस्क ड्राइव, F डिस्क ड्राइव। तो उसमें C डिस्क ड्राइव को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक बिन नाम की सब डायरेक्टरी होती है जहाँ पर यूजर की इज और CD कमांड को निष्पादित करने के सारे एप्लीकेशन वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये कहाँ मिलता है, बिन में मिलता है। किसी भी प्रोग्राम के चलाने के लिए जो फाइलें होती है वो बिन में होती है। जो लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उन लोगों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो लोग ये काम करते हैं उनको पता होगा। ETC नाम की कोई सब डायरेक्टरी नहीं होती है, होम और PWD नाम की भी कोई डायरेक्टरी नहीं होती है। तो ये सारे ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएंगे। हार्ड डिस्क को जब आप ओपन करोगे, C ड्राइव में जाओगे तो बिन डायरेक्टरी आपको ऊपर ही मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। @ के चिन्ह से अलग हुई ईमेल एड्रेस के दो हिस्से कौन कौन से होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ईमेल एड्रेस के दो भाग पूछा है। जैसे कि आपको मैं नाम बता दूं, gpcbgt@gmail.com। आप लोग समझ गए होंगे कि ये वेबसाइट कहाँ की है दोस्तों। GPC का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, BGT का मतलब बालाघाट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट। ये जो है होता है दोस्तों, इसे यूजर नेम कहा जाता है, और लास्ट में जो gmail.com है इसे डोमेन नेम कहा जाता है, @gmail.com। तो Gmail जो है ये वेबसाइट का नाम है जिस पर आपकी ईमेल आईडी और .com जो है डोमेन नेम है। तो दोस्तों किसी भी ईमेल आईडी के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम, ईमेल आईडी के दो भाग होते हैं। डोमेन एक होता है उसका यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का आविष्कारक रे टॉमलिंसन थे और पहला ईमेल भेजा गया था मेरी क्रिसमस। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है दोस्तों, यूजर नेम और स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट का मतलब होता है रोड का पता। तो क्या आपको ईमेल आईडी से किसी की रोड का पता चलता है क्या? नहीं चलता, ये ऑप्शन कैंसिल। दूसरा है लीगल नेम और फोन नंबर। ईमेल आईडी से आपको किसी का फोन नंबर नहीं पता चलता, ये भी ऑप्शन कैंसल। ये भी ऑप्शन कैंसल। इनिशियल और पासवर्ड, ये भी पता नहीं चलता, ये भी ऑप्शन कैंसल। यूजर नेम और डोमेन नेम, ये जो होते हैं ईमेल आईडी के भाग होते हैं। ये है एग्जैक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईमेल आईडी के बारे में मैं आपको ईमेल के बारे में पूरा बाद में लेक्चर पढ़ाऊंगा, पहले मैं पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको मेरे चैनल पर ईमेल आईडी के बारे में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है खालिस्तान सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्पेशल पर्पस and the software is collection of programs that are created for special purpose and software is the soul of any computer system। सॉफ्टवेयर जो होता है किसी कंप्यूटर की आत्मा होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है जिस तरह से कोई मनुष्य होता है उसके अंदर अगर आत्मा ना हो तो वो मुर्दा माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कंप्यूटर आप खरीद के लाते हैं और उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आपका मरा हुआ है समझ लो। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की आत्मा होता है। कंप्यूटर का ऐसा लॉजिकल पार्ट होता है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहता है, कंप्यूटर की मेमोरी में लोड रहता है। जैसे कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वो क्या होता है, वर्क करने लगता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों ये प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए कंप्यूटर में डाला जाता है। तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स के बारे में पूछा गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ये दोनों जो होते हैं दोस्तों इन्हें वेब ब्राउजर कहा जाता है।
वेब ब्राउजर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने गंजी में खाना बनाया है और आपके पास में चम्मच और थाली नहीं है तो आप उस खाने को खा नहीं सकते, क्योंकि गंजी में खाओगे तो आप तो फिर आप में और आदि मानव में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से अगर आपके मोबाइल में पूरा इंटरनेट का डेटा डला हुआ है 4 GB पर डे का डेटा डला हुआ है, लेकिन आपके मोबाइल में इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और ओपेरा मिनी ये वेब ब्राउजर ही नहीं है, तो आप इंटरनेट को कैसे चलाओगे बताओ आप। तो इनको चलाने के लिए जिस तरह से हमें टूल की आवश्यकता होती है, वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, उसी तरह हम खाना बनाते हैं तो उसे खाने के लिए थाली और चम्मच की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंटीवायरस जो होते हैं दोस्तों, ये ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। और सर्च इंजन जो होते हैं, ये सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जिसमें हम मल्टीपल वेबसाइट को खोज सकते हैं या मल्टीपल वेबसाइट पर स्विच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, पाठ और अन्य प्रस्तुति प्रेजेंटेशन तत्वों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के संयोजन को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोस्तों, अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, थोड़ा हिंदी मेरे समझ नहीं आती ज़्यादा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कलर्स यूज्ड फॉर टेस्ट एंड अदर प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया है हमको कि पाठ जो हम टेस्ट का यूज करते हैं उसमें हम विभिन्न रंगों के संयोजन को क्या कहते हैं, तो उसमें प्रभाव भरे यानी फील इफेक्ट, टेम्पलेट, थीम रंग और सीसेट, तो इसे थीम रंग कहा जाता है दोस्तों, थीम कलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में पिछली क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है। यानी कि अंडू करने के लिए दोस्तों F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरी इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में दस्तावेज में फॉन्ट आकार उपकरण में ड्रॉप डाउन सूची के चयन के लिए सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है। तो मैं आज आपको एक लिस्ट बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। वर्ड का जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 8 होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 72 होता है। बात करेंगे एक्सेल की, एक्सेल में मिनिमम होता है दोस्तों 8, मैक्सिमम होता है 72। पावर पॉइंट की बात करेंगे, पावर पॉइंट की मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है दोस्तों इसमें 96। ठीक है, याद रखना, वर्ड का मिनिमम होता है 8 पॉइंट, मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट। एक्सेल का होता है मिनिमम 8 पॉइंट, मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट। पावर पॉइंट का मिनिमम होता है 8 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 96 पॉइंट। अब बात करेंगे हम बाय डिफॉल्ट साइज की, तो एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट साइज होता है 11 पॉइंट, एक्सेल का भी होता है 11 पॉइंट और पावर पॉइंट का होता है 44 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा हुआ है कि एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ ऊपर चढ़ने के लिए क्या शॉर्टकट किए, तो Ctrl+अप एरो। यानी कि आपको प्रीवियस पैराग्राफ पर जाना है। यू कैन इफ यू वांट टू स्विच प्रीवियस पैराग्राफ इन एमएस पावर पॉइंट विच की कॉम्बिनेशन यू यूज्ड, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज करोगे आप Ctrl+अप एरो। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और अगर आप डाउन एरो की का यूज करेंगे तो निचले वाले अगले पैराग्राफ पर चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पावर पॉइंट। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर देख रहे हैं हम लोग इस पेपर को सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट के बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बता दूं कि पावर पॉइंट का जो विकास है 1987 में किया गया था। पावर पॉइंट का विकास 1987 में किया गया था। इसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। छोटी छोटी स्लाइडें होती है जिन्हें हम स्लाइड शो के द्वारा दिखाते हैं। स्लाइड शो को आगे बढ़ाने के लिए हम राइट एरो की या डाउन एरो की का यूज़ करते हैं या माउस से क्लिक करते जाते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार करके हम किसी भी जगह पर इस पर स्पीच दे सकते हैं। तो पावर पॉइंट जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसे पीपीटी भी कहते हैं। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .ppt होता है। तो पावर पॉइंट की कौन सी सुविधा स्लाइडों के दिखने के तरीके और प्रत्येक स्लाइड के बीच के समय को संशोधित करने के लिए विशेष प्रभाव को जोड़ती है। यानी कि पावर पॉइंट की उस विशेषता के बारे में यहाँ पर पूछा है जिसमें हम स्लाइड को विभिन्न तरीके से दिखा सकते हैं और एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितने समय बाद शो होगी इस समय को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो उस विशेषता को ट्रांजिशन सेटिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ट्रांजिशन सेटिंग कंप्यूटर के पावर पॉइंट की वह विशेषता होती है जिसमें हम यह डिसाइड करते हैं
कि कौन सा कंटेंट जो है वो कब डिस्प्ले होगा और कौन सी स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड आएगी, कितने समय तक आएगी और कितने समय तक दिखाई देगी। एनिमेशन जो होता है दोस्तों, ये क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं उनका हिलता हुआ प्रतीत होना ही एनिमेशन कहलाता है। द डायनामिक ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ए एनिमेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे पैटेट्स की और लेआउट्स की। तो ये जो है इसका यूज जो है, लेआउट जो है ये स्लाइड के डिजाइन के लिए होता है और पैटेट्स जो है इसका उपयोग नहीं होता है पावर पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब MS एक्सेल आ गया है। MS एक्सेल के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, MS एक्सेल एक प्रकार का लोकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। MS एक्सेल का विकास जो है वो 1985 में किया गया था। MS एक्सेल को एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। यह छोटे छोटे रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। इसमें छोटे छोटे सेल ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल के डेटा को एडिट करने की शॉर्टकट की F2 होती है। इसका आदर्श कार्य होता है चार्ट बनाना। तो एक्सेल में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, MS एक्सेल में डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स में लीजेंड एंट्रीज को संपादित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो पहले सिलेक्ट चार्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट डेटा, फिर सिलेक्ट डेटा सोर्स और फिर लीजेंड एंट्रीज। तो इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। अगर आपको डेटा सोर्स में डायलॉग बॉक्स से अगर आपको लीजेंड एंट्रीज को डालना है तो आप जो है पहले चार्ट में जाएंगे, फिर सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, फिर सिलेक्ट डेटा सोर्स में जाएंगे और लीजेंड एंट्रीज में। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए इसमें चारों ऑप्शन पर डिस्कस नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो आप मेरा जो है एक्सेल वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, MS एक्सेल में स्टॉक चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है। तो स्टॉक चार्ट जो होता है दोस्तों वो मूल्यों के जोड़ों की तुलना नहीं करता है। इसके अलावा स्टॉक के मूल्यों में अस्थिरता उदाहरण देने के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 4 श्रृंखलाओं ओपन, हाई, लो और फिर क्लोज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 5 श्रृंखलाओं वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो और फिर क्लोज की आवश्यकता होती है। तो ये मूल्यों के जोड़ों की तुलना नहीं करता है, ये कथन जो है दोस्तों ये गलत है। इसके लिए आप जो है MS एक्सेल की पूरे थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है ITI की कोपा की बुक को भी उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक्सेल को पढ़ाया है तो आप मेरे लेक्चर को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। जीमेल में खालिस्तान की श्रेणी के आधार पर, जीमेल खालिस्तान में श्रेणी के आधार पर अपने ईमेल को अलग करता है। तो आइकॉन के आधार पर, लिंक के आधार पर, आइकॉन के आधार पर, लिंक के आधार पर, टैब के आधार पर और प्रेषक के आधार पर। तो जीमेल में जो है टैब की श्रेणी के आधार पर जो है आपके ईमेल को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इन जीमेल सेपरेट यूर ईमेल्स बाय कैटेगरी, आइकॉन्स, लिंक्स, टैब्स। तो ये टैब्स के द्वारा अलग करता है। जो टैब्स होते हैं, जब आपके मोबाइल में देखना आप जीमेल ऐप्स को खोल के वहाँ पे जो टैब्स बने हुए होते हैं उसके आधार पे आपका मेल जो है वो सेपरेट हो जाता है, कैटेगराइज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। भीम एक मोबाइल पेमेंट ऐप है। भीम का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों भीम ऐप का नाम आप जानते हो कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। इस ऐप की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को की थी, 14 अप्रैल को की थी, जिस दिन भीम जयंती होती है। भीम 14 अप्रैल 1991, इस दिन को आप जानते होंगे दोस्तों, भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आदिवासियों और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 को। दोस्तों मेरा जन्म हुआ था 2 जून 1991 को। मेरे जन्म के 100 साल पहले दलितों और आदिवासियों के मसीहा BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो उन्हीं महान हस्ती के जन्मदिन के अवसर पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐप्स को लॉन्च किया था जिसका नाम था भीम ऐप। इसके ऊपर में क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है भीम ऐप का पूरा नाम। भीम ऐप का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों। बिहार इंटरफेस फॉर मनी गलत है। भारत इंटरफेस फॉर मामसेस ये भी गलत है और बिहार इंटरफेस फॉर मामसेस ये भी गलत है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ये भीम ऐप का पूरा नाम है। तो ये जीके का भी क्वेश्चन है दोस्तों और CPCT का भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो 43 को डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं रेस्ट ले लेता हूं दोस्तों, गला बैठ गया है। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। MS एक्सेल में फार्मूला बार को
विस्तार और सिकोड़ने के बीच स्विच करने की कुंजी संयोजन की क्या है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमएस एक्सेल में जो रिबन होती है उसके ऊपर में सबसे ऊपर में होता है टाइटल बार, जहां पे लिखा होता है एमएस एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016। उसके नीचे मेनू बार, उसके नीचे में होता है स्टैंडर्ड टूल बार, उसके नीचे में होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके नीचे में होता है फार्मूला बार। तो फार्मूला बार जो होता है दोस्तों, उस फार्मूला बार के दो भाग होते हैं, राइट में होता है, इधर लेफ्ट में होता है नेम बॉक्स और राइट में होता है आपका फार्मूला बार। तो फार्मूला बार के दो भाग होते हैं, जहां पे हम फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू सम, जो भी है। तो दोस्तों उसके फार्मूला बार के विस्तार और सिकोड़ने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू होती है, इसे आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ समझने लायक कोई चीज नहीं थी इसलिए कुछ नहीं समझाया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 44। उस कथन को पहचान करे जो केस बदले सूची में प्रत्येक शब्द को बड़ा करे, कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प के संबंध में सही क्या है। तो दोस्तों वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करके सभी अक्षरों को लोअर केस में छोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेंटेंस केस कहते हैं दोस्तों। जिसमें पहला लेटर बड़ा होता है और रिमेनिंग पूरे लेटर जो होते हैं उस सेंटेंस के छोटे होते हैं, उसे सेंटेंस केस कहा जाता है। अपने टेस्ट से बड़े अक्षरों को अलग करने के लिए अगर पूरे टेस्ट को बड़ा कर देते तो अपर केस कहलाता है, सभी टेस्ट को छोटा कर देते तो लोअर केस कहलाता है। लेकिन प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर अगर बड़ा होता है और बाकी सारे लेटर छोटे होते हैं तो उसे कैपिटलाइज ईच वर्ड वाली कैटेगरी कहा जाता है। यही उसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में कौन सी मार्जिन स्टाइल ऊपर नीचे बाएं और दाएं 1 इंच खोल देता है। तो नॉर्मल मार्जिन को आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ 1-1 इंच का स्पेस छोड़ देता है। कौन सी वाली है वो मार्जिन का नाम है नॉर्मल मार्जिन, जो दाएं बाएं ऊपर नीचे 1-1 इंच की जगह छोड़ देता है। इस फैक्ट को आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमएस वर्ड में F7 जो होती है शॉर्टकट की होती है। जब आप एमएस वर्ड में गलत टाइपिंग कर देते हैं तो कोई टेस्ट के नीचे में ऐसी जिगजैग रेड कलर की लाइन आ जाती है, वो बताती है कि उस लाइन में क्या है, स्पेलिंग एरर है। और अगर हरे रंग की लाइन आ जाती है तो वो ये बताती है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो इस वर्तनी और व्याकरण की गलती की जो पता लगाने की शॉर्टकट की है उसे F7 से डिनोट करते हैं। F7 को स्पेलिंग और ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या कहा जाता है। अगर आप एमएस वर्ड में F1 दबाते हैं तो F1 से क्या होता है, हेल्प का ऑप्शन आता है। F2 दबाते हैं, F2 से क्या होता है, अगर आप शिफ्ट के साथ F2 दबाते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, F2 दबाते हैं तो उससे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। F3 दबाते हैं तो उससे अलग अलग कार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट में मॉड्यूल जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कतई जहर वाला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत ही कतई जहर का क्वेश्चन है ये। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग जो है ये PGDCA के सिलेबस में है। इसके अलावा ये पॉलीटेक्निक के 6 सेम में है, लेकिन यहाँ पर आपको CPCT में पूछा है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप CPCT का पेपर कितना हार्ड किया है, हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको CPCT क्लियर करना है तो मेरे पूरे सॉल्यूशन को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ विजुअल बेसिक की कहानी दोस्तों। विजुअल बेसिक जो होती है ये एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो IDE इन्वायरमेंट में कार्य करती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम करती है। इसमें जो है प्रोग्रामिंग के सारे टूल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर पर अवेलेबल होते हैं। यूजर को बस कोड टाइप करना होता है, सारा सोर्स कोड जो होता है वो कंप्यूटर में उसके सेटअप में पहले से अवेलेबल होता है। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होती है। इसमें मैंने पॉलिटेक्निक में प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग दोनों किया है दोस्तों, इसलिए मुझे पूरा नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे निम्नलिखित में से किसका उपयोग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में मॉड्यूल जोड़ने के लिए किया जाता है। तो विजुअल बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल में प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं। और प्रोजेक्ट में जब हम नया मॉड्यूल जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, VBA स्क्रीन में जाकर VBA प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट मॉड्यूल में जाते हैं। आंसर तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, लेकिन आपको विजुअल बेसिक के बारे में बताना भी जरूरी था। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं विजुअल बेसिक के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा वैध फंक्शन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 4 फंक्शन दिए हुए हैं। इन चारों फंक्शन में एक फंक्शन ऐसा है जो एमएस एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सम फंक्शन जो है ये फंक्शन में दिए गए नंबरों को जोड़ता है, न्यूमेरिक संख्याओं को जोड़ता है, सम फंक्शन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो होता है ये किसी संख्या के दिए गए नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है, यानी कि वास्तविक मान को देता है। और सीलिंग फंक्शन जो होता है दोस्तों, ये फंक्शन जो होता है ये एक प्रकार का मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो ये तीनों फंक्शन जो होते हैं एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, लेकिन सबस्ट्रैक्ट यानी कि घटाने का फंक्शन जो है एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता है। तो ये आंसर इसका राइट है दोस्तों। एक्सेल में सबस्ट्रैक्ट का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये राइट आंसर है। एक्सेल का ये फंक्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सेल में 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं, जो मैंने एक्सेल में पढ़ा दिया, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस एक्सेल 2013 में जब आप एक नई पाइवट तालिका बनाते हैं, पाइवट टेबल जो होती है दोस्तों एक प्रकार की टेबल होती है जो एमएस एक्सेल में बनाई जाती है, जो डिफॉल्ट रूप से खालिस्तान लेआउट के साथ स्वचालित रूप से स्वरूपित होती है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म, डिजाइन फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस एक्सेल 2013 में जो पाइवट टेबल होती है वो डिफॉल्ट रूप से जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म को स्वचालित रूप से सिलेक्ट करती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म को। तो इस फैक्ट को आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि एमएस वर्ड 2007 में बैलून्स की प्रिंटिंग लिस्ट में पेपर ओरिएंटेशन में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। जब आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट को उस सेटअप के साथ प्रिंट करता है जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में निर्दिष्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन है ऑटो, प्रेजर्व, फोर्स लैंडस्केप और लैंडस्केप। तो इसका होता है दोस्तों प्रेजर्व। प्रेजर्व एक ऐसा विकल्प होता है जो बैलून्स की प्रिंटिंग लिस्ट में पेज ओरिएंटेशन के समय उपयोग किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब जो है सीपीसीटी का जो है आपका स्कोर कार्ड 7 साल के लिए वैलिड हो गया है। तो हल्के में सीपीसीटी नहीं निकलेगी, हल्के में तो लेना ही मत दोस्तों। अगर आपने हल्के में लिए तो निपट जाओगे, 10 बार भी दोगे ना तो नहीं निकलने वाली। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सूरज वही चमकता है जो तपता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर राइट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। अब आ गई ये बात अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट के बारे में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों। अलाइनमेंट को हिंदी में कहा जाता है संरेखण। जब आप किसी पेज पर लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका पूरा पन्ना है ना। अगर यहाँ पर आपने किनारे पर लिखा है तो इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आपका बीचों बीच में लिखा है तो इसे सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। और अगर आपने राइट साइड में लिखा है तो इसे राइट अलाइनमेंट कहते हैं। इसके अलावा एक जस्टिफाई अलाइनमेंट भी होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो टेस्ट होते हैं वो बराबरी पर होते हैं। तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+E होती है, और राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+R होती है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, अब देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है राइट अलाइनमेंट की, तो Ctrl+R होती है, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट की होती है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है, Ctrl+J जस्टिफाई की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग आप सिस्टम की प्रॉपर्टी खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो विंडो की प्लस पाउज ब्रेक, ये नई शॉर्टकट की है दोस्तों। सीपीसीटी में पहले कभी नहीं पूछी गई थी। सीपीसीटी के पूरे इतिहास को खंगाला है मैंने, कभी ये शॉर्टकट की नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस बार पूछी गई है। यानी कि शॉर्टकट की को याद कर लेना है, आगे और पूछी जा सकती है। तो विंडोज में सिस्टम की प्रॉपर्टी खोलने के लिए विंडो की प्लस पाउज ब्रेक शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इस फैक्ट को याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। और विंडो+D जो है वो डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की होती है। Alt+Enter जो होती है दोस्तों ये लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन की का उपयोग आप कीबोर्ड का एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन कुंजी का उपयोग आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके अनुच्छेद स्वरूपण को हटाने के लिए करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही कतई जहर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कतई जहर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन की विल यू यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। यानी एमएस वर्ड में आपने पूरे पैराग्राफ पर एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर दिया है, और उस फॉर्मेट को आपने जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट किया है उस फॉन्ट को आपको डिस्कार्ड करना है, निरस्त करना है, और आपको डिफॉल्ट सेटिंग में चेंज करना है।
तो उसके लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+की यानी कि क्वाइट करना है तो उसके लिए Ctrl+Q शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इस तरह से दोस्तों मेरे कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन सेकंड पार्ट के साथ कंप्लीट हुए। तो मैं लेकर मिलूंगा नॉन टेक्निकल वाला पार्ट बनाकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।